आद्या प्रेयर स्टार्ट करो। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now wrap your palms, touch your eyes, stand open your eyes. अब जल्दी से गहरा गहरा श्वास लो। हेमंत भैया पता चला कितनी मेहनत पड़ी है। नहीं, इनको फीवर आ रहा है। बहुत ज्यादा दौड़ लगवा दी, इससे ऐसा लग रहा था एक। नहीं, इनको फीवर आ रहा है और उसी में कर तो लिया, लेकिन ऐसा लगा कि जल्दी पानी दो इनको। मिला क्या डॉक्टर मिला? हाँ, प्रणाम मैम। प्रणाम सर। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को। देखिए आ रहा है। हाँ अब बस ठीक है, शेयर कर दीजिए स्क्रीन को। चलिए, जब तक एक बार सभी लोग जो हम लोगों ने पढ़ा था कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसके जो 6 नेम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर 6 पार्ट्स हैं, उनको एक बार एक एक करके सब लोग बोल देंगे। हरदीप भैया स्टार्ट कीजिए। मैम, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ह्यूमन इंटेलिजेंस, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज और थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। बोलेंगे दर्शना जी। माइक अनम्यूट करेंगे दर्शना। human intelligence, memory, perception, language, नहीं, perception, attention, language, problem solving, thinking problem solving। ठीक, सीमा मैम बोलेंगे। ह्यूमन इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, थिंकिंग, पावर सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन। राष्ट्रीय मैम बोलेंगे। मेमोरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस, परसेप्शन और अटेंशन और मेमोरी और लैंग्वेज और थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल के साथ कौन एक एग्जाम्पल को एक लाइन में कनेक्ट करके बोल सकते हैं, वो बताएं। वो हैंड रेज करें। एग्जाम्पल के साथ बोलेंगे रश्मि जी। मैम, जैसे क्लास चल रही है तो उसमें इंटेलिजेंस जो देखते हैं स्टूडेंट्स की, वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो कंसेप्ट कर पाते हैं, कैच कर पाते हैं। लाइक 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से 5 जो होंगे वो बहुत जल्दी उनका ग्रेस्पिंग पावर भी होगा, वो उसके ऊपर तर्क भी करेंगे, इफ एंड बट्स काफी क्वेश्चंस भी उठाएंगे और फिर अपने नोट्स भी बनाएंगे एंड वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे, प्रॉपर बताएंगे। एंड जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है उसमें अगर डिफरेंट कैटेगरी करें, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बिल्कुल लीस्ट 5 ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई स्टडी नहीं की होगी, ना क्लास में कुछ सुना होगा, मीन्स हुआ क्या ये भी उन्हें नहीं पता होगा। तो ये चीज ह्यूमन इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। सेकेंडली मेमोरी पे करती है, कितना याद रख पाते हैं। परसेप्शन मीन्स परसीव टू सी विद माइंड साइज, क्या उसका दृष्टिकोण है उसके ऊपर। और अटेंशन, कौन कितनी ध्यान से उसकी ग्रेस्पिंग कर रहा है। लैंग्वेज क्या है, क्या भाषा को अच्छी तरह से वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर इस बिटवीन कोई समस्या आती है तो वो प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर पा रहे हैं। लाइक एग्जामिनेशन हॉल में जब हम होते हैं, अगर लाउड म्यूजिक भी बज रहा है तो हम कोई शिकायत किए बिना अपना पेपर कर लेते हैं, और वहीं हम कहीं और होते हैं तो थोड़ा हम कंप्लेंट्स करते हैं। तो ये सारा कुछ सबके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ओनली इन आवर क्लासरूम बट ऑल्सो आवरसेल्व्स, आवर चिल्ड्रन एंड ऑल। ठीक है। और एक मिनट डॉक्टर साहब, ये ऊपर जो होम इंसर्ट वगैरह लिखा हुआ है ना,
इसमें लास्ट में व्यू है, हेल्प से ठीक पहले व्यू लिखा हुआ है ना, इस व्यू में जाइए किया है और इसमें 100 पर नीचे जूम के पास 100% लिखा हुआ है, इसको दबा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऊपर 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 100 हाँ, वाला ठीक पेज है, बना हुआ है ठीक ना, हाँ है, ये ठीक है। इसने जूम कर दीजिए फिर आप इसको ना 200% कर दीजिए, नीचे 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 नीचे, हाँ ओके ठीक है, अभी बड़ा हो गया, आराम से आएगा। नीचे गॉट इट दबा दीजिए, गॉट इट हो जाएगा। नीचे ये जो स्क्रॉल है ना, आपको नीचे दिख रही होगी, गॉट इट के ठीक नीचे एक लाइन बनी हुई है ना, इसको क्लोज कर दीजिए। नीचे गॉट, यहाँ नीचे राइट साइड में नीचे देखिए, टाइम के ऊपर एक स्क्रॉल बनी हुई है माइनस प्लस वाली, छोटी सी है ना, 200% लिखा हुआ है ना साइड में, बिल्कुल कोने कोने में, इधर राइट साइड में, राइट साइड नीचे नीचे सबसे नीचे, जहाँ टाइम कंप्यूटर का टाइम लिखा रहता है ना, सबसे नीचे जहाँ मोबाइल कंप्यूटर की बैटरी होती है, हाँ यहाँ ऊपर नीचे और नीचे, हाँ यहाँ ये वाली बार ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर हल्का सा, ये वाली बार है ना, इसको आप इधर उधर करेंगे ना तो ये परसेंटेज कम ज्यादा हो जाएगा पेज का। हाँ यहाँ क्लिक कर दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, पीछे ले जाइए इसको, हाँ यहाँ क्लिक कर दीजिए। चलिए अभी हम इसको अरे वहाँ क्लिक पीछे, हाँ यहाँ क्लिक करिए एक बार, लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा ना, उसको छोड़िए, उसको थोड़ा पीछे जाइए ना, थोड़ा सा इसको, हाँ नहीं उसको छोड़िए, पीछे आकर के क्लिक कर दीजिए, बस थोड़ा पीछे आके। चलो पढ़ने में तो आ रहा है ना मैटर, ठीक है चलो, हाँ अब हुआ, ठीक है, हाँ ऐसे 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 थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए तो स्क्रीन पर पूरा आ जाएगा, ठीक बस। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कॉग्निटिव साइकोलॉजी की। बच्चों को इनमें से जो हम लोगों ने नेम देखे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि बच्चों पर ही बात हो रही है। बच्चे हम सभी से क्या चाहते हैं? अटेंशन, वेरी गुड। बच्चे क्या चाहते हैं? अटेंशन चाहते हैं, ठीक है। क्या चीज़ फिर से बोलेंगे? हेलो, ठीक है, बच्चे अटेंशन चाहते हैं। अटेंशन अगर वो चाहते हैं तो उससे उनका क्या प्रोग्रेस होगी और क्या नुकसान होगा? हम अपनी जिज्ञासा बताते हैं। और बोलेंगे रचना जी? मैम बेनिफिट तो ये होगा कि उनके जो न्यूमरस क्वेश्चंस हैं, उनकी जिज्ञासाओं का जो प्रशमन होगा, वो आंसर उनको मिलते जाएंगे, फिर उस पर भी वो तर्क करेंगे, फिर अपना निष्कर्ष वो खुद निकालेंगे। तो प्रारंभ से ही उनमें एक डिसीजन मेकिंग पावर की फीलिंग भी आ जाएगी, जजमेंटल भी हो जाएंगे और सही गलत का भेद करना भी सीखेंगे। और नुकसान ये है कि अगर बहुत ज्यादा वो तर्क में उलझेंगे और चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा मीन्स कोड ऑफ कंडक्ट, वैसे नुकसान नहीं है ज्यादा, जितना बच्चा ज्यादा जिज्ञासु होता है उतना ही वो बच्चा अच्छा होता है, मीन्स आगे प्रॉपर वो फुल मतलब सब ओर में ऑलराउंडर बनता है, सब तरफ से उसका मेंटल डेवलपमेंट एंड हर तरह से होता है। लाइक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि जो क्लास टॉप करते हैं वो बच्चे केवल रट्टू तोते होते हैं, मोस्टली देखा है, वो ना गेम्स में जाएंगे ना कुछ और, मीन्स केवल इंटेलेक्ट को अपील करेंगे, और जो लोअर होते हैं वो केवल गेम्स में रह जाते हैं, उधर नहीं जा पाते। बट जो 80% 85 एवरेज वाले हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, सब तरफ वो बैलेंस करके चलते हैं, तो वो चीजों को अच्छे से ग्रेस्प कर पाते हैं। ठीक है, बोलेंगे अपन अगर बच्चे अटेंशन सीख करते हैं और पेरेंट्स उसको उनके साथ में कनेक्ट भी करते हैं, तो उसका सबसे एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि वो रिलेशनशिप्स को वैल्यू कर पाते हैं और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक बॉन्ड बनता है। और अगर ये बहुत ज्यादा हो, मतलब ओवर अटेंशन सीख कर रहे हैं और पेरेंट्स ओवर पॉसेसिव हो रहे हैं अगर, तो फिर बच्चे एक तरीके से जिसको हम कहते हैं कि अपंग जैसे हो गए, यानी फिर वो ना डिसीजन ठीक से ले पाते हैं, उनको सही गलत के बारे में, ये प्रैक्टिकली जो चीजें रियल टाइम लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फिर वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते, उनको मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, अपर्णा मैम का आंसर सभी के आंसर से ज़्यादा अच्छा है, ठीक।
बेटर है। देखो इसमें क्या समझना है कि जब कोई बच्चा हमसे अटेंशन डिमांड करता है या कोई बच्चा अटेंशन सीकर है तो वहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। वो ये है कि जैसे ही हम किसी बच्चे को अटेंशन पे करते हैं, जैसे अभी आप कुछ लिख रहे हैं, हमने आपसे कहा ध्यान से लिखेंगे, अभी वर्क कंप्लीट करके देना है, अभी हमको रिस्पॉन्ड करना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। ठीक, एक होता है आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम स्पेशल कुछ एक ट्रिगर दे देते हैं तो आप नॉर्मली भी यहीं बैठे हैं, हम ही को सुन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अटेंशन में आ गए। ठीक है, वो क्यों आए? क्योंकि हमने जैसे ही आपकी तरफ अटेंशन सेंड किया, आपने तुरंत अटेंशन पे किया। फिर ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, अभी हम लोगों के यहाँ क्या चलता है, मोस्टली पेरेंट्स क्या समझते हैं, बच्चा छोटा है कोई बात नहीं, ये कुछ समझ नहीं रहा है, कोई नहीं, अभी हम जितना कर सकते हैं कर लें, क्योंकि बड़े हो जाएंगे तब तो उनका ध्यान देना पड़ेगा। कितना उल्टा काम कर रहे हैं। जितना छोटा बच्चा है उतना ग्रेस्पिंग पावर उसका बढ़ा हुआ है, जितना बड़ा है उसका कम होता जा रहा है। तो क्या है कि जब हम बच्चे को अटेंशन देते हैं, अटेंशन पे करते हैं, या बच्चा अटेंशन को रिस्पॉन्ड करता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो काम जैसे करना चाहिए, जिस वक्त करना चाहिए, वो वैसे करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, जैसे अभी आद्या है, वो सही बोल रही गलत बोल रही ये नहीं, वो यहाँ क्यों बैठी है पता है? छोटे बच्चे को लगता है कि अगर हम बैठे हैं और वो हम उसको ये बोल दें कि वो डेली बैठे और उससे कुछ भी ना, हाय हेलो कुछ भी ना करो उसको, वो नहीं बैठेगी। ठीक, उसे पता है इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन हमसे भी कोई बोलेगा या हमको अगर हम कुछ बोलेंगे तो सब सुन रहे हैं। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि यदि वो कोई गलती करे तो उसको हम लोग यही हमने समझाया, या हम सब लोगों में से किसी ने भी बोल दिया कि आद्या कल और अच्छा तैयार करके आना, वो देखना कल और अच्छा तैयार करके आ जाएगी, क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि जो हमसे अटेंशन डिमांड की जा रही है उसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अगर उसे एक्सेप्टेंस ना मिले तो वो बिल्कुल नहीं आएगी। क्योंकि बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं, 9 साल तक के बच्चे, 10 साल तक के बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप उन्हें ध्यान से 3-4 बार देखें ना तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़े लोग तो किसी लालच से आते हैं, होता है, कई बार नहीं भी हो सकता, होता है। छोटे बच्चे कोई लालच लेकर नहीं आते हैं, उनको तो सीधा सीधा है, हमको कोई रिस्पॉन्ड दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो सुनेंगे तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। ठीक, अब आते हैं इसका वीक पॉइंट देखते हैं अटेंशन का, क्योंकि ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी बच्चों से ही स्टार्ट की जा रही है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन पुटअप किया था कि जब भी हम पूरे टाइम अटेंशन देने लगेंगे कि अब बच्चा खड़ा भी ऐसे हो, अब बच्चा बैठे भी ऐसे, बच्चा जब खाए तो एक दाना गिरना ही नहीं चाहिए। एक होता है उसे हमें इतना हिंट देना है कि कोशिश करो कि हम ये जो खाना खा रहे हो ये गिरे नहीं, आज गिर गया चलो कल फिर ध्यान रखना, एक ये तरीका है। एक ये है कि बिल्कुल हम ऐसे बैठे हैं कि गिरना ही नहीं चाहिए, गिर गया तो हमने वहीं पिटाई कर दी बच्चे को। ठीक, ये क्या हो गया, ओवर जब अटेंशन भी पे करते हैं तो इसके बैड रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाते हैं। और बच्चा भी फिर क्या करता है कि वो पूरे टाइम वो कुछ करने से पहले सोचेगा कि हम करें कि नहीं करें, फिर वो कभी उसके अंदर एक फ्रीडम आएगी ही नहीं, क्योंकि बच्चा जो है उसको हमें एक वातावरण क्या क्या देना है, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है कि उसके सामने कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज़ ना करें जो उसकी पर्सनालिटी को खराब कर रहे हो, क्योंकि बच्चे को खुद में पता ही नहीं है कि राम कहने में या कोई लूज वर्ड यूज़ करने में क्या अंतर है। ठीक है, उसके माइंड में कुछ सेटअप नहीं है उसका, वही उसकी मेमोरी बन जाएगी जाकर, जो वो सुन रहा है, जो वो देख रहा है, वही मेमोरी बनेगी जाकर। जैसी मेमोरी बनेगी उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। किसी के घर में झूठ बोलकर ही काम चलाए जाते हों तो बच्चे के अंदर झूठ बोलकर ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका डेवलप होगा। हमें क्या लग रहा है, हम सबको अलग अलग करके देखते हैं, टुकड़ों में देखते हैं। पर्सनालिटी ओवरऑल एक चीज़, सारे डायमेंशन एक साथ कनेक्ट होते हैं तब वो पर्सनालिटी का पार्ट बनते हैं जाकर। तो ये क्या है कि बच्चे को हमें अटेंशन देना है ताकि वो अपना इम्प्रूवमेंट कर सके लगातार,
और ओवर अटेंशन इसलिए नहीं देना है, ना प्रेम से ना डांट कर, कि वो अपनी फ्रीडम को ही ना समझ पाए कि मेरी फ्रीडम क्या है। तो यहाँ क्या है, अटेंशन के दोनों हमें जो उसकी क्वालिटी वाइस एंड वर्सा जैसे बोलते हैं, प्रॉस एंड कॉन, दोनों हमें पता होने चाहिए कि कहाँ उसे फ्रीडम देनी है और कहाँ उसे अटेंशन देना है। क्योंकि वही अटेंशन जो है, उसी अटेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसका परसेप्शन भी डिज़ाइन हो रहा है। परसेप्शन उसका मेमोरी पावर बन जाएगा जाकर। मेमोरी पावर क्या बनेगा, और यही मेमोरी पावर क्या बन रहा है, जैसी उसकी मेमोरी में चीज़ें जा रही वैसे उसकी लैंग्वेज डिज़ाइन हो जाएगी। जैसी लैंग्वेज डिज़ाइन होगी वैसे ही वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगेगा। एक होता है, हमने कहा अपर्णा मैम प्लीज़ आप हमें, हमारे ये छोटा सा प्रोजेक्ट है इसमें आप सहयोग करेंगे। एक ये तरीका था, क्योंकि हमने घर से ये सीखा है। दूसरा तरीका था कि यदि अपर्णा मैम ये नहीं करेंगी तो देखना क्या होगा। ठीक, ये भी है दूसरा तरीका। ऐसे 50 तरीके। अब जो बच्चे ने सीखा है घर से, जो अटेंशन के साथ परसेप्शन मिला है उसको, परसेप्शन से उसकी मेमोरी डिज़ाइन हुई है, मेमोरी से जो उसकी लैंग्वेज डिज़ाइन हुई है, क्योंकि भाषा तो आप वही बोलते हैं ना जो घर में हमने सीखी है। गाली वाली भाषा सीखी है, प्रेम वाली सीखी है, सहजता वाली सीखी है, विनम्रता वाली है, कि निडरता वाली है, कि भय वाली है, तनाव वाली है। ये सारी भाषाओं का निर्माण घर से ही हो जाता है। इसके लिए हमें कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एक अलग एडिशनल पार्ट है, जब हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहें तब का पार्ट। फिर क्या हो गया, जैसी लैंग्वेज हो गई, सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई। अब ये क्या हो, यही हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने का तरीका डिज़ाइन कर देंगे। अब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका हुआ, उसी के आधार पर हमारी इंटेलिजेंसी हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक, तो क्या करना है, कुछ भी कोई बड़ा एफर्ट नहीं लगाना है, ना कोई टीचर्स के पास पढ़ाने भेजना है, ना किसी से स्पेसिफिक कोई नॉलेज लेना है। केवल सिंपल सी बात है कि हमें दूसरों को और खुद को जहाँ अटेंशन पे करने की ज़रूरत है वहाँ करना है, और कुछ जगह फ्रीडम के साथ छोड़ देना। ये खुद के लिए भी होना चाहिए और दूसरों के लिए भी होना चाहिए। और जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होने में टाइम लग रहा है, तो वहाँ पेशेंस के साथ टैकल करना है चीज़ों को। क्योंकि ऐसा कभी नहीं समझिए कि बहुत पनिशमेंट हम देंगे तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। बहुत पनिशमेंट से क्या होगा, एक फियर डेवलप हो जाएगा, और जहाँ फियर डेवलप हो गया फिर आप समझ लेना अब नेगेटिविटी आएगी केवल जीवन में, क्योंकि फियर में पॉजिटिविटी कभी नहीं आती है। वो फियर अलग बात है कि वो किस, अब मान लो एक हम योग में कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हो फियर के साथ कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। फियर को क्या करना पड़ेगा, जब तक हम उसे सहजता में नहीं लेकर आएंगे, जब तक उसके भय को साहस में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तब तक व्यक्ति कुछ सीखेगा नहीं। तो ये क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, जो हमारे ब्रेन का पार्ट है। क्योंकि अभी हमें क्या लगता है, बस सीधा सीधा हमने बोला, उसने सुना, तो हमें लगता है सब कुछ एक बिल्कुल आराम से चल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। फिर हो सकता है बच्चा आपके सामने अपनी चीज़ों को ना निकाल पाए डर के कारण, पर वो व्यक्त तो कर देगा कहीं ना कहीं। वो चाहे मार कर करे, चाहे डांट कर करे, वो करेगा, उसकी प्रवृत्ति में वो चीज़ें आएंगी जरूर, उसके नेचर में। तो ये क्या है, जो हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, ये पूरा ब्रेन को कैसे डिज़ाइन किया जाए, एक बच्चे का जो ब्रेन है उसका ये पार्ट है। ठीक, तो इसलिए इसको सभी लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यही जो ब्रेन को कैसे हम लोग, एक होता है ना कि कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन दें, तो क्या होगा कि वो चाहे आप बड़े लोगों को पढ़ाएं, चाहे छोटों को, चाहे प्रैक्टिकल पार्ट किसी को सिखाएं, चाहे किसी की आप काउंसलिंग करें जाके, सभी जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। काउंसलिंग में भी आप यदि किसी पर प्रेशर बना दें तो काउंसलिंग में आप कभी सफल नहीं होंगे, वहाँ पे भी आपको नॉर्मल आना पड़ता है। और लेकिन ये भी ध्यान रहे, अब नॉर्मल का मतलब इतना नॉर्मल भी ना हो जाओ कि इतना आप इक्वल हो जाओ कि वो कह दे कि चोरी करना ठीक है, तो थोड़ी देर बातों में ऐसा लगने लगे कि चोरी करना ठीक है। ये अपनी समझ भी काउंसलर की रखनी पड़ती है, काउंसलर को, कि कहाँ तक उसके साथ हमें कोऑपरेट करना है,
और कितना किन किन पॉइंट्स में कोऑपरेट करना है, अटेंशन पे करना है, कहाँ कहाँ उसे ये रियलाइज भी कराना है कि यू आर एब्सोल्यूट रॉन्ग इन दिस डायरेक्शन। जब आप इतनी चीज़ों को सही से समझ पाएंगे तो समझ लेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करना है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अपने घर पे इसको अप्लाई करते चलिए, अपने घर पे अपने ऊपर जिसको आप पढ़ाते हैं सिखाते हैं वहाँ इसको अप्लाई करना। ठीक, फिर ये आज हेमंत भैया ने कुछ चीज़ें इसमें डिज़ाइन कर दिया, मतलब वो बना दिया है PDF पूरा, जिसमें एक बार इसको रीड करेंगे मोनिका मैम या अपर्णा। बोलेंगे अपर्णा मैम, मोनिका मैम। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की मेमोरी एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंटेलिजेंस एबिलिटी, बिहेवियर चेंज आदि का अध्ययन किया जाता है। इसकी सहायता से व्यक्ति के संज्ञानात्मक मन का अध्ययन किया जाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग व्यक्ति के संज्ञानात्मक स्तर यानी कॉग्निटिव लेवल को जानने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की उन क्रियाओं का अध्ययन प्रमुख है जिसके माध्यम से व्यक्ति के संज्ञानात्मक स्तर की जांच की जाती है। IQ टेस्ट के माध्यम से भी व्यक्ति के संज्ञानात्मक स्तर की ही जांच की जाती है। सामान्य शब्दों में कहें तो यह अध्ययन व्यक्ति के बुद्धि स्तर एवं क्षमता को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस अध्ययन की सहायता से व्यक्ति की रिकॉल पावर का भी पता लगाया जा सकता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव साइकोलॉजी की विधियों का उपयोग सिर्फ व्यक्ति के बुद्धि स्तर की जांच करने के लिए ही नहीं, अपितु पशु पक्षियों के मानसिक स्तर का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं परीक्षणों को व्यावहारिक रूप से प्रदान किया जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने में आंतरिक मानसिक स्थितियों जैसे थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, थिंकिंग, लैंग्वेज आदि के महत्व का अध्ययन कराता है। इसमें बस ध्यान रखेंगे कि जो हमारे मेन जो पार्ट्स हैं वो 6 ही है। ठीक है, ये सब कनेक्टिव जैसे थॉट्स, इमोशन, डिजायर्स ये हो गए, लेकिन जो हमारा पूरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेन जो आपके नेम पूछे जाएंगे वो 6 ही है। ठीक है, बस वो किससे किससे कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, बस वो चीज़ों को आप देख लेंगे। थॉट्स, इमोशन, डिजायर्स हैं। अच्छा, ऊपर हम लोगों ने भी पढ़ा था जो हमारे IQ के बारे में। ठीक, 4 टाइप, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जो हमारे होते हैं IQ, PQ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट हैं ये सारे। IQ, EQ, PQ, SQ। वैसे PQ पहले लेना चाहिए, लेकिन IQ की अक्सर बात करते हैं तो वो पहले आ गया यहाँ पे। IQ क्या है? इमोशनल क्वेश्चन। फिर EQ IQ इंटेलिजेंट है और EQ इमोशनल है और PQ हमारा पर्सनालिटी क्वेश्चन है और SQ स्पिरिचुअल है। ठीक है, तो जो हमारा IQ EQ को यहाँ अलग क्यों किया गया है, क्योंकि IQ किससे कनेक्ट हो रहा है? ब्रेन से। और EQ किससे कनेक्ट हो रहा है? हार्ट से। IQ ब्रेन से, EQ हार्ट से, PQ फिजिकल हो गया। और स्पिरिचुअल में क्या है? स्पिरिचुअल में हमारा EQ कनेक्ट हो जाएगा, वो और डीपर पार्ट हो गया, लेकिन वहाँ EQ कनेक्ट हो जाएगा जाकर। और जब EQ, IQ और SQ, PQ सब कनेक्ट होते हैं एक साथ, तो ऐसी पर्सनालिटीज को क्या बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस। ऐसे को बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट है, क्योंकि फिजिकली भी ठीक है। फिजिकली ठीक होने का मतलब केवल फिजिकली वही लोग इस दुनिया में ठीक हैं जो मेंटली ठीक है। क्योंकि मेंटली ठीक है तो आपने वो देखा था, एक वो दिखाया था हम लोग ने कविता चावला के इसमें, क्या नाम है उसका, जो पायलट दिखाया था। ठीक है, दोनों हाथ नहीं थे। ठीक है,
और भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके हाथ, एक हम वो बताते हैं जिनको क्या बोलते हैं, उनका नाम अभी जस्ट याद नहीं आ रहा हमको, तो उनके हाथ और पैर दोनों ही नहीं है, वर्ल्ड फेम मोटिवेशनल स्पीकर। तो ये क्या है कि इसका मतलब कि हमारे जो फिजिकल लेवल है वो हमारे मेंटल पर डिपेंड करे, और कई लोग पूरा सब कुछ है फिर भी सुसाइड कर ले रहे हैं। तो इसका अर्थ तो क्लियर हो गया ना कि फिजिकली तो वही स्ट्रांग है जो ऑलरेडी मेंटली स्ट्रांग है। और ईक्यू क्या हो गया, ईक्यू केवल मेंटली स्ट्रांग होंगे तो हमारे डिफीट खाने की बारी आ सकती है, डिफीट हमारी हो सकती है, हार हो सकती है। लेकिन यदि आप ईक्यू जो इमोशनल इंटेलिजेंस, यहाँ आप स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, तो फिर आपके हारने की संभावना नहीं बनती। हारना भी आपके लिए जीत ही होगी वहाँ पे। कुछ होता है ना कि पहले ही से बोलते हैं हम पीछे की पंक्ति में बैठ जा रहे हैं, क्योंकि हारने में का ही सबसे ज़्यादा डर है, तो पीछे की पंक्ति में ही बैठ जा रहे हैं, मतलब लास्ट की, आखिरी की। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ हुआ कि कितना इमोशनली इंटेलिजेंट हैं लोग कि वो पहले से हार को स्वीकार कर लिया उन्होंने, अब वो काम कर रहे हैं। अभी क्या है, लोग जीत के डर में इतना भयभीत हो चुके हैं, बच्चों को तो कितना फियर में ले आए। कॉग्निटिव साइकोलॉजी यही सिखा रही, बच्चों को हर समय आप कह रहे हैं उसका बच्चा ऐसा है, इनका बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसके नंबर इतने, उसके नंबर इतने, तो इतने ही तो उन्हीं के घर में अपने बच्चे को छोड़ दो जाकर। अगर ऐसे ही लगता है तो अपने बच्चों को निकाह छोड़ दो जाकर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बच्चा जो है उसका कैलिबर डिफरेंट फ्रॉम, मतलब जितने बच्चे हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। तो हम अपने बच्चे की चीज़ों को उसके कैलिबर से टच करेंगे कि दूसरे बच्चों के कैलिबर से टच करेंगे। और किसी को बहुत मार्क्स आ भी गए तो ऐसा इसमें कौन सी बड़ी उपलब्धि हो गई है। हमको तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के तो मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, उसका भी एक तरह का नशा नहीं होता है कि फिर वो ज़मीन पे ही नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि मार्क्स आने से जीवन नहीं चलता है, जीवन चलता है कि आप हार कितना स्वीकार करते हैं जीवन में। जिसको हारने में सहजता फील होने लगे, अब समझ लेना कि ये जीतने के लिए तैयार हो गया है। और जिसको केवल जीतने में ही आनंद आ रहा है तो समझ लेना इनसे ज़्यादा हारे हुए कोई लोग नहीं है। तो ये क्या है, ये अपने बच्चों के अंदर बचपन से उनकी वो कहीं भी कुछ नुकसान हो तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारी हार को, हमारे जो डिफीट है, हमारा जो फीडबैक आया है हारने का, उसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जैसे ही उनको लगता है कि पेरेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चे ना, आप कुछ भी ना कहें, वो अपने आप से चिंतन करना शुरू करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। अभी क्या करते हैं कि हम उन्हें सोचने का कोई मौका ही नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है बस इनके मार्क्स कम आए हैं, अब पूरी दुनिया में इन्हीं को नोबेल प्राइज़ मिलना था, अब तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमें बड़ा ध्यान से, ये क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बस पढ़ के हो गया कोर्स। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट है जीवन में हम लोगों के, कि जो भी बच्चे हैं और उन बच्चों को जब भी हम लोग तैयार कर रहे हों तो उनका कंपेयर किसी से ना करें, उनकी गलतियों को पूरा स्वीकार करें कि कहाँ कहाँ उनकी गलती है, क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, उसके आसपास ऐसा क्या था जिसके कारण ये गलती इसने कर दी है, ये पूरा समझना है और फिर उसके लेवल पे जाकर उसको आगे बढ़ाना है। कोई भी बच्चा, हर बच्चे के अंदर बहुत बड़े बड़ी चीज़ें हैं जो उसके अंदर एक हुनर है। लेकिन हम लोग क्या करें कि यदि बच्चा पूरे सब्जेक्ट में सही है, मैथ्स में उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो हम उसको सारा पनिशमेंट ऐसा देंगे कि बस मैथ्स में अच्छे नहीं है तो जो अब ये नहीं मिलेगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब वैसा नहीं होगा। अरे एक बच्चा है, अगर वो कई चीज़ों में अच्छा कर रहा है, किसी में नहीं कर पा रहा है, उसका वो माइंडसेट नहीं है उसके लिए तैयार है, तो वहाँ उसको हमें केवल मेंटली प्रिपेयर करना है कि अगर सब में अच्छा किया है तो पास होने के लिए बस इसमें अपना परफॉर्मेंस अच्छा करो, केवल पास होने के लिए। क्योंकि पास रिजल्ट तो तभी आएगा जब इस सब्जेक्ट को भी पास करोगे। ठीक, अभी हम लोग उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर बनाने से कभी भी रिजल्ट अच्छे आते ही नहीं। और दूसरा, कोई भी बच्चा हो, कितना भी वीक हो, पहले उसकी पसंदीदा चीज़ों को आगे रखिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो उसकी पसंद वाली चीज़ है उसको कहेंगे अब ये नहीं मिलेगी। कितनी अजीब सी बात है, ऐसा लग रहा है
बच्चों के ऊपर जैसे कोई नहीं, हम लोग आतंकवादी टाइप के पेरेंट्स तैयार हो रहे हैं, बच्चों को हम लोग बता रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो पहले जो उसको पसंद है वो नहीं मिलेगा। अगर बच्चे को गाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, करना क्या चाहिए कि बच्चा कितने भी फेलियर्स को फेस कर चुका हो, लेकिन हमें क्या करना है, उसको जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं पहले उसको हाईलाइट कर देना चाहिए, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए कि देखो आपके अंदर ये भी चीज़ अच्छी है, ये भी आपके अंदर हैबिट्स अच्छी हैं, ये भी हैबिट अच्छी है, ढेर सारी हैबिट्स अच्छी हैं, बस जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं इनको देख लो कितना कितना सुधारा जा सकता है, क्योंकि इनको ठीक करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा, पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, और उनको पूरा चांस देना है। तो क्या होगा कि फिर वो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमने पढ़ी है, हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था कि पहले बच्चे को अटेंशन देना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारा कोई फ़ोन आ गया तो हम लोग ने क्या किया, बच्चा खाना खा रहा है, हमको लग रहा है खाना तो वो खा ही लेगा, खाने में क्या दिक्कत है, हम फ़ोन करने लगे। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा मेरा खाना खा रहा है, अभी जिसका भी फ़ोन बहुत इमरजेंसी वाले फ़ोन है तो अटेंड कर ले, नहीं तो तुरंत बोल दो कि नहीं अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बच्चे को भी तो लगना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर कितना ध्यान रखे थे, हम खाना खा रहे थे तो उन्होंने ध्यान दिया कि हमने खा लिया खाना या नहीं खाया। ये मैटर नहीं है कि वो क्या कर रहा था, ये मैटर है कि वो खाना खाने जब बैठा था तो घर के पेरेंट्स क्या उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसने कितना खाया, नहीं खाया, कैसे खाया, कुछ देखा कि नहीं देखा उन्होंने। और फीमेल के लिए तो स्पेशली बोलते हैं, दुनिया में कोई भी फ़ोन आ जाए पहले अपना परिवार, दूसरे में जो भगवान जी हैं वो दूसरे में, ठीक, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ही सारे दारोमदार आते हैं और हमने ध्यान नहीं दिया तो पूरे जितने लोग होते हैं ना सब ढूंढ कर आप ही को एक ट्रिगर देंगे आकर। तो पहले अपनी चीज़, कोई काम किसी का लो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, पहले अपनी चीज़ें सब पूरी कर लो, अपनी हेल्थ को देख लो, अब सेकंड नंबर पे किसी को टाइम दो, क्योंकि अपनी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने दूसरों की सहायता करेंगे, उसके बाद आप देख लेना हार्डली आप एकदम से बम ब्लास्ट हो जाएंगे, या तो उस व्यक्ति से रिलेशन ब्रेक करेंगे या तो फ़ोन ऑफ करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि आप दूरी बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये क्या होता है, साइकोलॉजी का मीन्स होता है कि जो आज के बच्चे हैं वही कल हमारा भी भविष्य होंगे और देश का भी होंगे। तो कल हम किसी को सुधारेंगे वो तो फील्ड में होगा, लेकिन जो हमारे घर में है उसको तो हम आज ही ठीक करें, वहाँ तो कम से कम जितने दिन जिसकी आयु है हमें नहीं पता किसको भगवान ने कितना समय देकर भेजा है, लेकिन जितना समय है उतना तो हम अच्छा फीडबैक दें। तो ये क्या, पहले बच्चों को अटेंशन देना है। परसेप्शन क्या है, घर में वही चीज़ें क्रिएट करनी है, वही माहौल लाना है, और कभी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी हुई हैं तो बच्चे के माइंड में एक परसेप्शन लेकर आना है कि ये जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसमें से जो सही है वो ही लेना है, उसको इग्नोर नहीं करना है कि ऐसा वैसा कुछ झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल सही से इसको बताना है कि ये जीवन का हिस्सा है, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स हैं, लेकिन अभी आप जिस एज में हो अपनी हैबिट्स को आप और अच्छा कर सकते हो। तो ये क्या हो, ये अटेंशन के साथ सेकंड उसका परसेप्शन आ गया वहाँ पर। फिर परसेप्शन जैसे उसका हुआ तो उसको लगा कि हमें बार बार यही परसेप्शन दिया जा रहा है कि हाउ टू चूज गुड थिंग, कि कैसे अच्छी चीज़ों का चुनाव करें। तो ये परसेप्शन किसका पार्ट बनेगा जाकर, उसकी मेमोरी का पार्ट बनेगा जाकर। तो जिस बच्चे को ये पता है कि विषम परिस्थितियों में घर में हर बार सुधार करना है, तो ऐसा बच्चा जब बाहर भी जाएगा तो आपके बिना बताए वो अगर उसके जो सिचुएशन है उसके फेवर में नहीं है तो वहाँ पर वो अपना पूरा एफर्ट लगा देगा कि कैसे सिचुएशन को फेवर में करें या नॉर्मल करें। तो ये मेमोरी का पार्ट। फिर यही मेमोरी क्या होगी कि जो मेमोरी है उसी के अनुसार व्यक्ति के अंदर लैंग्वेज डिज़ाइन। लैंग्वेज का मीन्स होता है भाषा। यहाँ कोई भाषा का मीन ये नहीं है कि जस्ट हमने पूरा एक ग्रामर सीख लिया। यहाँ भाषा का मतलब ये है कि हम भाषा को कैसे यूज़ कर रहे हैं, पहले ये है। फिर उसमें जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो अपनी भाषा में सुधार करता जाएगा। अब उसे हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, जर्मन सीखना है, वो उसका दूसरा मैटर होगा, लेकिन वो भी लैंग्वेज के पार्ट में ही जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अभी हमने एक अपर्णा मैम को उदाहरण दिया था अपने आप को लेकर
कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कई बार लोग कैसे करते हैं, कोई दुखद परिस्थिति है, एक व्यक्ति जाएगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, परिस्थिति को टैकल किया जा सकता है, समस्या को सुधारा जा सकता है। दूसरा व्यक्ति उसने देखते ही बोला हे भगवान, ठीक। अब देखो, एक तो व्यक्ति पहले ही परेशान है, अब हमने क्या कहा, हे भगवान का मतलब समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। फिर एक तीसरा व्यक्ति गया, उसने कहा अरे छोड़ो, ऐसी तो आती रहती हैं प्रॉब्लम्स, नेगेटिव वे में बोल कर गया है, ठीक। चौथा व्यक्ति आया, उसने अपना परसेप्शन रख दिया जाके, तो मतलब अपनी धारणा रख दी जाके, अपना जो व्यू है वो रखे। तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ निर्णय नहीं आएगा। और एक व्यक्ति है जिसने पहले कहा समस्या बड़ी है लेकिन हमसे बड़ी नहीं है, समस्या बड़ी है पर हमसे बड़ी नहीं है। अगर वो आई है, कोई ताला होता है तो उसकी चाबी होती है, तो समस्या का समाधान जरूर होगा। तो यहाँ क्या हुआ, इतनी सी बातचीत ने हमारी 50% समस्या को यही सॉल्व कर दिया। अब समस्या तो जो होगी वो तो बात का हिस्सा है, लेकिन 50% क्या हो गया, ऐसा लगने लगा कि हम कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, जो भाषा है हमारी, हम भी वही कहना चाह रहे हैं, आप भी वही कहना चाह रहे हैं, लेकिन सबकी भाषा ने क्या किया कि समस्या के स्वरूप को अलग अलग एक रंग दे दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा लैंग्वेज यहाँ काम कर रही है। किसी ने बहुत प्रेम से कहा, अभी हमने बोला ना कि सहयोग कर दिए हमारा अपर्णा। एक हमने कहा आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कर देंगे, तो हो सकता है अपर्णा मैम को कोई हमसे कुछ प्रॉब्लम हो उनकी, तो हो सकता है मेरे दबाव में आकर वो कर भी दे, हो सकता है वो दबाव में आकर, प्रेशर में आके कर भी दे, लेकिन ये जो भाषा है ये सब जगह काम नहीं आएगी, ठीक। ये काम कहीं कहीं तो आ जाएगी, व्यक्ति कमज़ोर होगा तो वहाँ तो आ जाएगी, सब जगह नहीं आएगी। लेकिन लैंग्वेज यदि हमारी ठीक है, भाषा ठीक है, तो वो हर जगह सफल हो जाएगी जाकर। फिर क्या है, जैसी हमारी भाषा वही प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमने देख लिया। अब यही हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस दिखा देता है कि हमारा जो इंटेलिजेंसी है, जो हम व्यक्ति एक सामने वाला इंटेलिजेंट है, तो वो किन किन कारणों से इंटेलिजेंट है। तो ये सब जो इंटेलिजेंसी के जितने भी कॉज फैक्टर हैं वो किसके अंदर आते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। तो जो हमारा आईक्यू है, जिसपे हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो चेक किए जाते हैं किसी की पर्सनालिटी को लेकर, या पर्सनालिटी जज की जाती है, तो वो सारे टेस्ट किसके अंदर में आएंगे, किसके अंदर आ रहे हैं, हमारे सब आईक्यू के अंदर आ रहे हैं। बोलेंगे पढ़ना में क्या कहते हैं दी, एक तो ये पूछना है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो होती है वो हर एज ग्रुप के लिए, या हम ज्यादा फोकस बच्चों पे करते हैं? बच्चों के लिए। जीन पियाजे ने बच्चों पर कहा, बच्चों का इसलिए क्योंकि यहाँ वो पूरा डिजाइन हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन यूज सभी के लिए होगी। बच्चों पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो अभी एक उदाहरण देते हैं, सब लोग अच्छे से समझें। मान लो हम लोगों की मैरिज होती है, ठीक है, जितना हम लोग कहीं पर भी किसी भी, अगर 100 का रेशियो लेंगे, 100 में से 80% घर में जितने ग्रह क्लेश होते हैं उसका कारण फीमेल होती है, ठीक। अब देखो, हम भी फीमेल हैं, आप भी फीमेल हो, घर में भी फीमेल है। हमने क्या कहा, 100 में से 80% का कॉस्ट फैक्टर फीमेल है। यदि एक फीमेल है, जब हम लोग के हस्बैंड या जो भी घर में हमारे मेल पर्सन हैं वो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो आखिर जब डिज़ाइन किया जा रहा होगा, उनको तैयार किया जा रहा होगा, तो फीमेल ही तो पार्ट प्ले कर रही थी। क्यों नहीं ऐसा किया हमने कि उनको ऐसा क्यों स्पेसिफिक बनाया कि पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, अच्छा करियर बनाना है, क्यों करना है, क्योंकि शादी अच्छी होगी। शादी अच्छी क्यों होगी, क्योंकि दहेज बहुत मिलेगा। वो सब क्यों होगा, क्योंकि एक अच्छी काम वाली मिलेगी, ठीक। ये किसने बनाया था, मेल पर्सन ऐसी डिज़ाइन कभी नहीं करते। आप देखना, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, 20% में तो हम नहीं कहेंगे, 80% में मेल पर्सन ये काम नहीं करते हैं। मेल पर्सन तो सच में ये है कि फीमेल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बच्चियों को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब कुछ बन रहा है, तो ये कहाँ डिज़ाइन हो रहा है, बचपन में ही तो हो रहा है। अगर लड़कों को बचपन में इस तरह सिखाया जाए जैसे लड़कियों को सिखाते हैं कि दूसरे के घर जाना है, तो क्या सिखाना चाहिए कि एक लड़की आपके घर आएगी, एक पार्टनर, एक दोस्त आपके घर आएगी, तो ऐसा सब कुछ सीख लो कि उसे भी कोई तकलीफ ना हो। ये भी तो हो सकता है। तो ये कौन डिज़ाइन कर रहा है, हम ही डिज़ाइन कर रहे हैं। एक लड़की है, एक लड़का है, लड़की को कह रहे हैं ये करना है, ये करना है, ऐसे डिज़ाइन करना है,
लड़के को कर रहे हैं दूसरी तरीके से। तो फिर क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद होता ये है, क्योंकि हम काउंसलिंग करते हैं तो देखते हैं कि लड़कियों की आंखों से ऐसे आंसू आते हैं आज के टाइम पर भी कि कितना घर में एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है, एक पक्षपात दिखाई देता है। उन्हें ये पता ही नहीं चलता है ना पेरेंट्स को, और क्या होता है ना तो लड़कियां अच्छे घर में जाकर सुखी रह पाती है और ना हमारे घर जो आता है वो अच्छा रह पाता है। ठीक, तो ये इसलिए हमने फीमेल के लिए बोलते हैं कि अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी देना इस दुनिया में। भगवान जी भी आए तो सेकंड, क्योंकि हमें गृहस्थ जीवन में लाए तो हमारा परिवार पहले, फिर सारी चीज़ें सेकंड। पहले हमारी हेल्थ, फिर हमारा परिवार और फिर दूसरी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो इसलिए क्योंकि हम लोग 80% में ना जाए, चाहे हम लोग 10 लोग हो चाहे 20 लोग हो, जितने लोग कम से अपना अपना तो सही निर्माण कर ले सब लोग। ठीक है, बोलेंगे प्रणाम क्या है। बस एक क्वेश्चन और था, जो SQ है वो हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट है, तो सोशल क्वोशंट की भी बात करते हैं हम? नहीं, इसमें ना नहीं करते। ओके, जो स्पिरिचुअल है, जो हमारा IQ, EQ, PQ, SQ है, तो वो सोशल और स्पिरिचुअल वो सब एक साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वो एक साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। बोलेंगे कृष्ण जी कुछ कह रहे हैं? मैम बस ये 2 दिन से मेरे माइंड में इतनी थॉट चल रही थी ना, विमेंस डे आ रहा है तो मुझे लगता है विमेंस डे क्यों मनाना है, जब महिला की दुश्मन है। हम खुद एक दूसरे को तो सपोर्ट कर नहीं सकते, तो हम क्यों सेलिब्रेट? नहीं, ये नहीं पता है कृष्णा जी, ये हमने एक भावा के वो हैं वीरेश्वर बाबूजी हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में रहते हैं। जो गुरु जी हैं, अगर गुरु जी के बाद कोई किसी का चरण स्पर्श किया जाता तो उनका किया जाता, अभी भी वो हैं। तो साइंटिस्ट हैं, तो वो अपने यंग एज में समर्पित हो गए थे यहाँ पर आकर, और उन्होंने मतलब गुरु जी के बाद जो साधना का स्तर है वो उनका है। ठीक है, गुरु जी के बाद अब आप लेवल समझ लें, साइंटिस्ट से आए थे वो अपने 21 या 22 साल के। उन्होंने एक जब कोरोना टाइम में एक कॉन्फ्रेंस की थी, तब उन्होंने फीमेल पर, क्योंकि जो मिशन है पूरा नारी उत्थान पर है, पूरा नारी उत्थान पर मिशन है, तो उसमें उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आ रही थी फीमेल का, जिस ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ही संबंधित चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग फीमेल बात करती हैं कि महिलाओं की ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा अगर सारी फीमेल एक साथ इकट्ठा हो जाओ और अपने हृदय पर हाथ रखो तो प्रॉब्लम्स आप ही डेवलप कर रहे हो। कोई भी जगह चले जाओ, अगर 2 फीमेल एक साथ खड़ी हो जाए तो 11 नहीं होंगी, 111 हो जाएंगी वो फीमेल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि केवल और केवल यदि फीमेल का सपोर्ट कर दे तो इस दुनिया में कोई पुरुष किसी को उंगली नहीं रख सकता है। ये अपनी साधना के स्तर पर उन्होंने इन बातों को रखा था। हमको पूरा मतलब बहुत अच्छे से याद है कि वो कितने ट्रिगरिंग पॉइंट पर उन्होंने दिन बहुत गंभीर विषयों पर फीमेल पर ही बात की थी, मतलब हर एग्जाम्पल दिया था हर फील्ड का। तो ये बात सही है। इसीलिए क्या होता है कि हमें लगता है हम सब लोग खुद ही जरा सी चीज़ों में आगे पीछे हो रहे, तो हमें लगता है कि कोई बात नहीं, बस हमें इतना पता है जिसका IQ EQ ओपन होने लगे वही एक कदम आगे बढ़े। क्योंकि जिस दिन फीमेल एक दूसरे के साथ खड़ी होती है ना, तो प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी सॉल्व होती हैं। देखो, अगर मेल पर्सन गिरे, पतन हो, तो क्या क्या हो सकता है? एडिक्टेड होंगे वो लोग, नशा करेंगे, बहुत ज़्यादा होगा, गाली गलौज करेंगे, हाथ पैर चलाएंगे। तीसरा, लूज कैरेक्टर होंगे, बस 3। तीसरे के अलावा चौथा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन फीमेल अगर नीचे आ जाए तो पूरे घर के 100 मेल बने रहे मेल पर्सन, और एक फीमेल सबको घुमा देगी। ठीक, और कोई व्यक्ति पता भी नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहे हैं, तो अगर भगवान ने हमें इतनी ऊर्जा दी है, इतनी एनर्जी दी है, तो इसका मतलब है सच में इसका यूज़ करना चाहिए। इसीलिए भगवान जी ने हम लोगों को एक नए जन्म देने के लिए तैयार कर दिया, क्योंकि इतनी ऊर्जा दी, नहीं तो हम लोग तो बिखर जाएं पूरा। ठीक, तो ये क्या है कि इन चीज़ों को समझ, तभी जो ये इंटरनेशनल डे हो रहा है ना, ये किस लिए? इसका मतलब ये कि हर क्षेत्र में फीमेल ने क्या किया है, किसने क्या किया है, और जिसने जो किया है वो अपने क्षेत्र में कितनी महिलाओं को ले कर आ सकती है। और जिसका जो सपोर्ट हो, मान लो अभी हम लोग यहाँ 5 लोग जुड़े, 10 लोग जुड़े, 11 लोग जुड़े, सब लोगों ने एक, जिसके पास जो चीज़ थी उसने उसको सपोर्ट कर दी, दूसरे ने दूसरे को सपोर्ट कर दी, तो आपको पता है 10 लोग में ही पूरी व्यवस्था हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि
कि वो व्यवस्था एक के पास फिजिकल थी कि एक के पास फाइनेंशियल थी, क्योंकि व्यवस्था का मतलब संपूर्णता में जोड़ा जाता है। वहाँ एक पक्ष नहीं देखा जाता कि कौन अमीर था, कौन वर्किंग में अच्छा था, कौन रुपए में अच्छा था, कौन कहते हैं राइटिंग में अच्छा था, किसकी डिग्रीज बहुत अच्छी थी। हर चीज़ काम की, लेकिन वो तब काम की है जब एक दूसरे के सपोर्ट में आ जाए। तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है कि बच्चों को कैसे तैयार किया जाए, ठीक, क्योंकि हम अपने घर के बच्चे हैं तो वहाँ कैसे काम करें, और यदि यही हम किसी फील्ड में काम करने जा रहे हैं तो किसी को कैसे जांचेंगे और परखेंगे, क्योंकि उसको भी इसी के बिहाफ पर हम कुछ सिखाएंगे। जैसे ही आप किसी को कुछ सिखाते हैं, आपकी भाषा वहाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। पहला इम्पैक्ट जो आता है फर्स्ट, वो किससे आता है? आपके शब्दों से आता है। फिर दूसरा आपका परसेप्शन आता है वहाँ पर कि आप सामने वाले को ले कैसे रहे। तीसरा अटेंशन आता है कि कहाँ पर आप उसके साथ कोऑपरेट कर रहे थे, कहाँ आपको खुद में अलर्ट होना था। अटेंशन में दोनों चीज़ें चल रही हैं। फिर मेमोरी की बात आती है, तो मेमोरी में क्या चल रहा है हम लोगों का? मेमोरी का मीन्स है हम लोगों का कि जो हमने सीखा है और जो सामने वाले की समस्या है वो कुछ कोरिलेट कर भी रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं समस्या सामने वाले को हार्ट की है, हमको केवल आता कपालभाति है और हमें अनुलोम विलोम आता है, बाकी ये नहीं पता कि हार्ट है कहाँ पर, किस सिस्टम से कनेक्ट है, इनकी सर्जरी कितने टाइम पहले हुई है, एक बार हुई है या 2 बार हुई है, ओपन हार्ट हुई है कि नॉर्मल हुई है, स्टंट पड़े हैं या सिंपल है। तो ये क्या है, ये मेमोरी के पार्ट में आएगा आपके, कि या फिर इतना और अच्छा है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आप टैकल नहीं कर सकते तो नो बोल दें। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट, एक हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है कि यदि हमें ऐसा लगे कि हम टैकल नहीं कर सकते हैं तो आपने बिल्कुल अपनी एक अच्छी भाषा में अच्छे शब्दों में बोला कि हम ये काम में उतने एक्सपर्ट नहीं हैं जितनी आपको नीड है। यदि मेरी नॉलेज में कोई ऐसे पर्सन होंगे तो हम अपनी कोशिश में आपको बताने का प्रयास करेंगे, अन्यथा फिर आप अपने तरह से ढूंढ लीजिए। हर चीज़ संभव है तो आपको मिल जाएगा कोई, बस होगी बात। तो ये भी क्या है, आपका वहाँ प्लस पॉइंट ही हो गया। लेकिन आपने बिना वजह किसी को टैकल करते जा रहे हैं तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया मेरे समझ से कॉग्निटिव साइकोलॉजी जितना डीप में था, नेट JRF UGC सबका हो गया। ठीक है, आप लोगों को तो ये क्या है। फिर यहाँ पर जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये PDF है सामने, इसको बस हम एक बार और नीचे जाएंगे इसमें। इसमें देखेंगे जो हमारा हायर मेंटल प्रोसेस है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, लर्निंग में क्या है, द न्यूरल मैकेनिज्म दैट चेंजेस बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर सेकंड है इसमें मेमोरी में द स्टोरेज मैकेनिज्म फॉर व्हाट इज लर्निंग, ये हम लोग ने अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, थिंकिंग में भी है, थिंकिंग में है थिंकिंग, रिमेम्बरिंग एंड रीजनिंग, कॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी, स्पीकिंग एंड कैरिंग आउट पर्पसिव मूवमेंट, कॉम्प्लेक्स वॉलेंटियल बिहेवियर, लैंग्वेज, विजन, रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ये सारी चीज़ें जो है हमारा, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, उन्हीं में पूरा कनेक्ट हो रहा है। ठीक, तो इसको आज आप लोग एक बार और कर लेना कि अपने बच्चों की कोई भी कुछ हैबिट्स उठाना या कुछ उनके बिहेवियर के पार्ट्स उठाएंगे, उसके साथ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को एग्जाम्पल के साथ सब जोड़ देंगे। ठीक है, चाहे वो अपने पेरेंट्स का हो, बच्चों का हो, जिसके यहाँ जो लोग हो, बच्चे हैं तो बच्चों का, जिसमें भी लगता हो उनको पूरा देख लेंगे जोड़कर, और फिर एक उनका कंक्लूजन निकाल लेंगे कि यदि वो राइट डायरेक्शन में कोई अच्छी हैबिट है, उसका रिजल्ट उनकी पर्सनालिटी में कैसा आ रहा है, और उनकी कोई बैड हैबिट्स हैं यदि, तो उनको हम इग्नोर कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट्स जब ओवरऑल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मोड में देख लेंगे तो फिर आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। तो वहाँ हमें नहीं लगता कोई भी डाउट रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा इसको बस ओपन रखेंगे। अब इसमें देखते हैं नीचे, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टोटल पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू योगा एंड मॉडर्न साइकोलॉजी। दीप्ति अभी हो यहाँ पर? हेलो दीप्ति। यस मैम है। हाँ, चलो मनोविज्ञान में उनका बोलो।
सेल्डन का पर्सनालिटी, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। मैम किसकी? सेल्डन। शेलर की मैम गोल का है, वो वाली थी, गोल का है, दोबलिया और संतुलित। ठीक है, एक लोग और थे, नाम बोलो। एडलर, एडलर, कार्ल यूंग। और मैम कार्ल यूंग की इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट थे। चलो दीप्ति, एक जो चार्ट बना हुआ है उसको आज ही ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक? फिर कल उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो इसमें क्या है, केवल उसको देख लेंगे, बाकी हम इसी से अटैच करेंगे सारे मैटर को। जो हमारी पर्सनालिटी है, यदि हम यहाँ पर आए योग के अनुसार, तो योग के अनुसार पर्सनालिटी कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेद के अनुसार। बोलेंगे रचना जी, आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? समदोष है, समाग्निश्च, समधातु मलक्रिय है। मैम इसके अनुसार वात पित्त कफ। वात पित्त कफ, ठीक। इसके बाद बोलेंगे योग दर्शन के अनुसार हरदीप भैया। मैम त्रिगुण, सत्व रज तम। वेरी, ठीक है। यहाँ पर त्रिगुण हो गया, यहाँ पर योग। फिर अभी हम लोगों ने बात की थी काल योग की। काल योग के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिगुअस पर्सनैलिटी। मतलब अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 तरह का व्यक्तित्व होता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये 3 तरह के व्यक्तित्व हैं। एक मनोविज्ञान के अनुसार देखा हम लोग ने, एक आयुर्वेद के अनुसार देखा, एक हम लोग ने योग के अनुसार देखा। अब जो हमारा इसमें तो मॉडर्न साइकोलॉजी में अभी बता दिया हमने। अभी मॉडर्न साइकोलॉजी का आपको दीप्ति एक चार्ट भेजेंगे जिसमें सभी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने पर्सनालिटी को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके पास नेम देखने के, वो नाम देखेंगे आप लोग। एक हमने कार्ल यूंग का बता दिया जो सबसे अधिक यूज होता है। अब जो हमारी पर्सनालिटी है, अब योग और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों में एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करके जब हम लोग बोलते हैं त्रिदोषों का संतुलन, त्रिदोषों का संतुलन मीन्स क्या हुआ? जहाँ वात पित्त कफ जो हम लोग का आयुर्वेद में है, तो वात पित्त और कफ तीनों जिसमें सम दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये व्यक्ति ठीक है पूरी तरीके से। ऐसे ही हम लोग योग में देखेंगे जो हमारा राजयोग है, जहाँ पर हमारे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों संतुलित हैं, बैलेंस्ड हैं, तो वहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये व्यक्ति या व्यक्तित्व संतुलित माइंड के लोग हैं, या व्यक्तित्व संतुलित है। फिर हम लोग देख रहे हैं इसमें मनोविज्ञान में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी होंगे तो वो सोचने का जो स्तर है वो बहुत गहरा होगा। बहिर्मुखी होंगे तो व्यक्त करने का स्तर बहुत अच्छा होगा, जो एक्सप्लेनेशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होगी। उभयमुखी का मतलब है जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहेंगे, जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे। ये क्या है? संतुलित पर्सनालिटी यहाँ पर हो गया, ठीक। फिर हम लोग पढ़ते समता। समता कहाँ यूज़ करते? समत्वम योग उच्यते कहाँ यूज़ करते हैं? वहाँ क्या है श्रीमद् भगवद गीता में कि ना सफलता में खुश होना है और ना असफलता में दुखी होना है। मतलब सफलता में भी सम रहना है और असफलता में भी सम रहना है। सिद्धि और असिद्धि का मतलब सफलता असफलता ही है हमारे, तो वो भी क्या है? वो भी हमारे एक संतुलित व्यक्तित्व की बात हो रही है। फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा, हम लोग बाहर बात कर रहे होते हैं कि किसी व्यक्ति को देखकर, तो हम लोग क्या देखते हैं? तो वहाँ पर जो हमारा एक टोटल पूरा पर्सनालिटी कैसी है व्यक्ति की, उसको WHO ने प्रॉपर डिफाइन कर दिया है। WHO ने क्या डिफाइन किया है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। यदि 4 डायमेंशन किसी व्यक्ति के संतुलन में है तो ये व्यक्ति स्वस्थ है। और आयुर्वेद में जो स्वस्थ को संधि विच्छेद किया गया है वो क्या है? जो व्यक्ति अपने आप में उपस्थित हो गया है। स्वस्थ का मीन्स स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने का मतलब क्या है? तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थान, वो है स्व में स्थित होना।
तो ये क्या है, मतलब सभी जगह पर केवल इतनी बात हो रही है ना व्यक्ति। और फिर अब हम लोग बौद्ध धर्म में कुछ उदाहरण दिए गए, भगवान बुद्ध ही दे रहे हैं कि वीणा है तो वीणा के तार लूज कर दिए जाएं तो स्वर अच्छा नहीं बजेगा, और बहुत टाइट कर दिए जाएं तो भी स्वर अच्छा नहीं बजेगा। इसका मतलब है दोनों के बीच में एक संतुलन होगा तो ही स्वर निकलेगा। ये भी हमारा व्यक्तित्व है। तो ये क्या है कि जितने भी हम लोग डायमेंशन देखेंगे, कल प्रॉपर इन्हें डिफाइन करेंगे, ये सब क्या है, ये सब के सब केवल हमें ये बता रहे हैं कि हमारे व्यक्तित्व में एक संतुलन ऐसा हो कि हमें चुप रहना भी आना चाहिए, अपने आप में शांत होना भी आना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सही तरीके से अपनी बात भी व्यक्त करना आना चाहिए। यदि इन दोनों को हमने नहीं समझा तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो ब्रेन को डिफाइन कर रही है, ब्रेन को पूरा समझाने का प्रयास कर रही है, तो फिर वो हमें समझ नहीं आया। क्योंकि ब्रेन अगर प्रॉपर तरीके से डेवलप है तो हमारा संतुलन होगा हमारे अंदर। संतुलन का मीन्स जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है एक अच्छा स्पीकर कौन है, जो अच्छा लिसनर है। तो जब हमारी सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होगी तो फिर हम बोलेंगे भी सही। तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में कनेक्ट हो रही, पर्सनालिटी में। ये जो हम पूरा बोल रहे हैं, नोट्स हमको सही बनकर आने चाहिए सबके। ऐसा नहीं कि कोई हम ये भागवत सुना रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। इतने सारी चीज़ें जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि सबका IQ, EQ, PQ, SQ सब एक ही जगह काम कर रहा हो। ये नोट्स बनना है पूरा। फिर कल हम इसको प्रॉपर जो हमारे अदर स्कूल्स हैं योग के, उनके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो आज अपना अपना एक छोटा छोटा सा नोट सभी लोग बना देंगे। योग वशिष्ठ है, वहाँ आदि और व्याधि है, उसमें कंट्रोल होगा। शुभेच्छा क्या है, तो जिसको जैसे लगे, जितने यहाँ पर हमारे स्कूल्स दिए हुए योग के, उनके साथ एक या दो लाइन में एग्जाम्पल के साथ अपनी अपनी बात को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, बस 1 मिनट में लेंगे। सबको सब समझ में आ गया तो हेमंत भैया जिस दिन हम क्लास नहीं लेंगे या जिस दिन उनका ड्यू होगा तो फिर वो उस दिन अपना प्रकट हो जाएंगे। बोलेंगे सबको सब समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर हेमंत भैया फिर शांत, हाँ बोलेंगे मोनिका मैम एक बार होमवर्क बता दीजिए प्लीज फिर से। होमवर्क बता दे रहे। हमने कहा ये जो हमने बताया है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी को क्या करना है, पूरा पहले उसका चार्ट बनाएंगे प्रॉपर, और फिर उसको पूरा डिफाइन करना है। अपना कोई एग्जाम्पल लेंगे, किसी का भी, खुद का या बच्चों का या जिसका भी आप लेना चाहें। उसके साथ जितने हमारे स्कूल्स हैं यहाँ पर, पहले तो अभी हमने बोला ना कि राजयोग हो गया, अष्टांग योग हो गया, वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, योग सूत्र, योग वशिष्ठ, सबसे उसको कनेक्ट कर देंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, सबसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि कैसे पर्सनालिटी को जज करते हैं। इसका मतलब कि कोई केस हमारे सामने आएगा तो उसे कैसे टैकल करें, ठीक, इसलिए ये करते हैं। चलिए हेमंत भैया शांति पाठ बोलेंगे। हेलो हेमंत भैया, चलिए फिर हम बोलते हैं ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम।